लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख दे वर ऑर्डिनरी जर्मन्स, वी आर ऑर्डिनरी अमेरिकन्स में लेखक एक बेहद निजी अनुभव से शुरुआत करता है। न्यूयॉर्क के एक फ्ली मार्केट में उसे नाजी दौर के एक जर्मन सैनिक की डायरी मिलती है। तस्वीरों में वो सैनिक कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक आम इंसान दिखता है। नई वर्दी में मुस्कुराता हुआ, दोस्तों के साथ घूमता हुआ, परिवार के साथ त्योहार मनाता हुआ, किसी युवती के साथ प्रेम में डूबा हुआ। लेखक को सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात यह है कि इन पन्नों में कहीं यातना शिविर, लाशें या नरसंहार नहीं है। सब कुछ सामान्य है। यही सामान्यता लेखक को डराती है। लेखक याद करता है कि बचपन में उसे सिखाया गया था, जर्मन अलग थे, वो बुरे थे। उन्हें हिटलर ने बहका दिया और हम अमेरिकन अलग हैं। हम इतने भोले नहीं कि किसी डर फैलाने वाले नेता के पीछे चल पड़े। लेकिन ये भरोसा तब टूटता है जब वो आज के अमेरिका को देखता है। रैनी गुड नाम की महिला की हत्या, सरकार द्वारा बिना सबूत उसे आतंकवादी बताना, जांच को रोकना और फिर सोशल मीडिया पर आम अमेरिकनों को वही सरकारी झूठ दोहराते देखना। यही वो मोड़ है जहां लेख का असली सवाल सामने आता है। लेख साफ कहता है कि लेखक को नेताओं से ज्यादा निराशा नेतृत्व में चलने वाले लोगों से होती है। आम लोग जो बिना सवाल पूछे सत्ता की बात मान लेते हैं, पीड़ित को दोषी ठहराते हैं और हिंसा को देशभक्ति का नाम दे देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी आम जर्मन नागरिकों ने किया था। लेख ये नहीं कहता कि अमेरिकन नाजी बन चुके हैं, बल्कि ये चेतावनी देता है कि डर, झूठ और प्रचार किसी भी समाज को धीरे धीरे उसी दिशा में धकेल सकते हैं। इस लेख के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाहता है कि इतिहास में सबसे खतरनाक लोग हमेशा राक्षस नहीं होते। वो अक्सर साधारण लोग होते हैं जो अपने सामान्य जीवन के साथ साथ राज्य के झूठ को भी सामान्य मान लेते हैं। लेखक अंत में एक सिहरन पैदा करने वाला दृश्य रचता है। शायद किसी भविष्य के फ्ली मार्केट में कोई युवा 2026 का एक पुराना आईफोन पाएगा, तस्वीरें देखेगा और सोचेगा कि ये आम अमेरिकन कैसे चुपचाप जीते रहे जब उनका देश डर और नफरत के हवाले हो रहा था। और वो ये भी कहेगा, शुक्र है हम तो ऐसे नहीं हैं। यही इस लेख की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये भरोसा कि हम ऐसे नहीं हैं अक्सर सबसे खतरनाक भ्रम साबित होता है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन ट्रम्प्स वर्ड फ्रॉम वेनेजुएला टू ईरान टू ग्रीनलैंड, द मैडनेस इज द मेथड। इसमें अखबार कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया अराजक नहीं, बल्कि जानबूझकर अराजक बनाई गई है। जो पागलपन हमें दिखता है वही उनकी कार्यशैली है। इस हफ्ते ईरान पर बमबारी की आशंका से लेकर आखिरी वक्त पर पीछे हट जाना और फिर ये दावा करना कि हत्याएं रुक गई हैं, ये सब ट्रंप की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें धमकी, डर और अनिश्चितता को हथियार बनाया जाता है। सच्चाई ये है कि ईरान में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, सड़कों को युद्ध भूमि जैसा बताया गया। लेकिन ट्रंप का ध्यान कुछ दिनों बाद कहीं और चला जाएगा। दमन रुका नहीं, बस टाल दिया गया है। संपादकीय बताता है कि ईरान से ध्यान हटा तो ग्रीनलैंड का मामला फिर उभरा। ट्रंप अब भी कहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, जबकि डेनमार्क खुलकर चेतावनी दे रहा है कि वो कब्जे की मानसिकता है। उधर वेनेजुएला के मादुरो को अवैध तरीके से पकड़कर ट्रंप जीत का जश्न मना चुके हैं और अब क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको को अगला निशाना बताने लगे हैं। अखबार आगाह करता है कि ट्रंप अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि विदेशों में दखल देने से उन्हें ज्यादा फायदा और कम नुकसान होता है। डर, तमाशा और ध्यान भटकाना सब उनके लिए काम कर रहा है। लेख ट्रंप की तुलना निक्सन की मैडमैन थ्योरी से करता है, लेकिन एक अहम फर्क के साथ। निक्सन के पास एक रणनीति और लक्ष्य था, ट्रंप के पास नहीं। वो हर बार हमला नहीं करते,
बस ये एहसास बनाए रखते हैं कि वो कभी भी कर सकते हैं। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा हथियार है। संसाधनों पर कब्जा, साम्राज्यवादी ठाठ, बदले की भावना और आत्ममुग्धता, यही उनके फैसलों की असली प्रेरणा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब नीतियां किसी सोची समझी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के अचानक दिए गए बयानों के हिसाब से बन रही हैं। इस संपादकीय के जरिए द गार्जियन ये कहना चाहता है कि दुनिया आज जिस पर क्राइसिस यानी स्थायी संकट के दौर में है, वो सिर्फ ट्रंप की वजह से नहीं, बल्कि ट्रंप का तरीका भी है। यह अस्थिरता जानबूझकर पैदा की जा रही है ताकि विरोधी डरें, सहयोगी घबराएं और दुनिया लगातार असमंजस में रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जिस निर्दयी दुनिया की बात की, अखबार साफ करता है कि उसका सबसे बड़ा चेहरा आज व्हाइट हाउस में बैठा है। और यही बात आने वाले वर्षों में अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हु इज निकोलाई मलादेनोव, द डिप्लोमेट टास्क विद डिजायरिंग गाजा, इसमें बताया गया है कि गाजा की तबाही के बाद अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण को लेकर कूटनीति की मेज पर लड़ी जा रही है। अमेरिका ने युद्ध विराम के तथाकथित फेज 2 के तहत गाजा में हमास के बाद की व्यवस्था खड़ी करने के लिए जिस शख्स को आगे किया है, वो है निकोलाई मलादेनोव, पूर्व बुल्गारियाई विदेश मंत्री और पश्चिम एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व दूत। टॉनी ब्लेयर को अरब देशों ने नकार दिया, तो वॉशिंगटन की प्लान बी के तौर पर मलादेनोव को काहिरा भेजा गया है, जहां वो फिलिस्तीनी गुटों से बातचीत कर रहे हैं। लेख बताता है कि मलादेनोव को अमेरिका की प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का महानिदेशक बनाया गया है। उनका काम है गाजा में हमास की जगह एक टेक्नोक्रेटिक प्रशासन खड़ा करना, जिसकी अगुवाई पूर्व पीए अधिकारी अली शाहद करेंगे। लेकिन इस योजना के भीतर सबसे विवादास्पद शब्द है अनाधिकृत सशस्त्र लोगों का निरस्त्रीकरण, यानी सीधे सीधे हमास की सैन्य ताकत को खत्म करना, जबकि इजराइल का सैन्य कब्जा जस का तस बना रहेगा। यही बात इस पूरी प्रक्रिया को विस्फोटक बनाती है। अल जजीरा साफ करता है कि मलादेनोव को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो उन गिने चुने अंतर्राष्ट्रीय चेहरों में हैं जो इजराइल, अमेरिका और फिलिस्तीनी गुटों सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भरोसे की है। गाजा के 2 मिलियन लोग भुखमरी, मलबे और टेंटों में जिंदगी काट रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा प्रशासन जिसे बाहर से थोपा गया माना जाए और जिसका मकसद निरस्त्रीकरण हो, उसकी वैधता पर सवाल उठना तय है। लेख ये भी रेखांकित करता है कि मलादेनोव का हालिया करियर उन्हें और विवादित बनाता है। यूएन छोड़ने के बाद वो अबू धाबी की अनवर गर्गाश डिप्लोमेटिक अकादमी से जुड़े और अब्राहम अकॉर्ड्स यानी अरब इजराइल सामान्यकरण के खुले समर्थक रहे हैं। फिलिस्तीनी समाज में इन्हीं समझौतों को उनकी पीड़ा को हाशिए पर धकेलने वाली कूटनीति माना जाता है। ऐसे में मलादेनोव को एक निष्पक्ष मध्यस्थ मानना गाजा की सड़कों पर आसान नहीं होगा। इस लेख के जरिए अल जजीरा ये कहना चाहता है कि गाजा का भविष्य अब एक बेहद खतरनाक प्रयोग के दौर में है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी टेक्नोक्रेटिक समाधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भुखमरी, तबाही और कब्जे की है। मलादेनोव अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं, बल्कि वॉशिंगटन में बनी उस योजना के अमल करता है जो गाजा में सत्ता बदलना तो चाहती है, लेकिन इजरायली सैन्य मौजूदगी को चुनौती नहीं देती। सवाल यही है, क्या ऐसा समाधान गाजा के लोगों को स्वीकार होगा या ये एक और थोपी गई व्यवस्था बनकर रह जाएगा? आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,